अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये आपका लास्ट टॉपिक रह गया था, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और बाकी तो फिर इसके बाद वो मटेरियल रह गए हैं, मॉडर्न मटेरियल। वो भी इंशाल्लाह रीडिंग से कंप्लीट कर लेंगे। वो आसान ही है, उसमें समझने वाली बात कोई नहीं। और मेटलर्जी रहेगी। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है। तो आइसोथर्म, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में, गैसेस में, आइसो मीन सेम और थर्म मीन टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं उसे आइसोथर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम एडजॉर्प्शन से रिलेटेड आइसोथर्म स्टडी करेंगे। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन नजर आ रही है। मैं जरा पेंसिल अपीयर कर लूं। अच्छा, तो ये है कि ये जो एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, एज वी डिस्कस अबव, द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस ऑन द सॉलिड सरफेस इन द क्लोज वेसल इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम between the adsorbed molecules and gaseous molecules। यानी कि जो मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड एब्जॉर्ब हो रहे हैं और जो गैशियस फॉर्म में हैं वेसल के अंदर, जिस बर्तन में हमने गैस डाली हुई है, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम पाया जाता है। यानी कि कुछ मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब अगर हो रहे हैं तो वो रिवर्स दोबारा गैशियस स्टेट में भी आ रहे हैं। This concept help us to say that the amount of gas adsorbed depend upon the, यानी ये बात भी हम पहले पूरा प्रॉपर्टीज फीचर्स पढ़ चुके हैं कि एडजॉर्प्शन की इन बातों पे डिपेंड करती है। तो कहते हैं एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है ये प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। अच्छा, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, वर्ड आइसोथर्म, आइसो का मीन, आइसो मीन सेम टेम्परेचर, आइसोथर्म मीन सेम टेम्परेचर, ये पहले मैंने बता दी। बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट वी कैन चेंज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय चेंज द प्रेशर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए हम एब्जॉर्प्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिर्फ प्रेशर को चेंज करके। हियर इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम प्रेशर of a gas and weight of gas adsorbed। यानी कि इस आइसोथर्म में हम किन चीजों के दरमियान रिलेशनशिप पढ़ेंगे? प्रेशर ऑफ ए गैस एंड द वेट, यानी mass of the gas adsorbed on the surface of solid is called adsorption isotherm। यानी कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर को चेंज करके गैस को एडजॉर्ब करवाना है, और हमने प्रेशर और वेट ऑफ गैस के दरमियान रिलेशन को स्टडी करना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में। तो इस बात को समझने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए दो आइसोथर्म बनाई गई हैं। एक आइसोथर्म साइंटिस्ट फ्रीउंडलिच के नाम पे है, फ्रीउंडलिच आइस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, और दूसरी लैंगमोयर है, वो इसके बाद है। फ्रीउंडलिच आइसोथर्म एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में क्या एक्सप्लेन किया जाता है? कहते हैं, फ्रीउंडलिच आइसोथर्म हैज बीन प्रपोज्ड टू कंसर्न द साइंटिस्ट इन द शेप एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप। यानी कि फ्रीउंडलिच ने
इस रिलेशन को, प्रेशर और वेट ऑफ गैस के रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन बनाई है, एम्पिरिकल इक्वेशन बनाई है। ये नीचे आपको इक्वेशन नजर आ रही है, W/m इज इक्वल टू K इंटू P पावर 1/n। इस इक्वेशन को आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसमें W क्या है? मैस ऑफ द गैस एडजॉर्ब, गैस का वो मैस जो एडजॉर्ब हो रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। एम क्या है? मैस ऑफ द एडजॉर्बेंट। मैंने कल इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में आपको बताया एडजॉर्बेंट क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है। वो सॉलिड सब्सटेंस जिसे एडजॉर्बेंट कहते हैं, उसके मैस को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैस के मैस को जो एडजॉर्ब हो रही है उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस इक्वेशन में के कांस्टेंट है विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। के कांस्टेंट गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, एंड द एडजॉर्बेंट, और एडजॉर्बेंट पे डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, और के जो है ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये गैस की नेचर पर, एडजॉर्बेंट की नेचर पर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है के कांस्टेंट। और पी इसमें प्रेशर है, ये बात मैंने पहले बता दी है। 1/n में n क्या है? n इज आल्सो कांस्टेंट विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी तीनों चीजों पे ये कांस्टेंट डिपेंड करता है, जो n है प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड नेचर ऑफ द गैस। अल्लाह अकबर। बिस्तर में ही मैं लेक्चर आपका रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आज तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो मैं फिर कॉलेज भी नहीं गया। खांसी और थकावट, बुखार महसूस हो रहा है काफी। तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन इस तरीके से किया गया है कि हमने ये ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस पे लिया है प्रेशर और वाई एक्सिस पे लिया है W/m, वेट ओवर मास। ये ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये क्या है। ऊपर आपने इक्वेशन में भी देखा था कि W/m में और P में डायरेक्ट रिलेशन है। एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। तो जिन चीजों में जाहिर है डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अमाउंट ऑफ गैस, मैस ऑफ गैस जो एडजॉर्ब होगी उसका मैस भी बढ़ता चला जाएगा। जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतनी गैस ज्यादा एडजॉर्ब होगी। लेकिन एक खास वक्त पर जाकर, शुरू शुरू में तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है बहुत ज्यादा एडजॉर्प्शन बढ़ रही है, बहुत ज्यादा शार्प राइज है इस ग्राफ में। तो वेट ओवर मास का रिलेशन, यानी कि अमाउंट ऑफ गैस विच इज बीइंग एडजॉर्ब, उसकी अमाउंट बड़ी तेजी से बढ़ रही है। एंड पे जाके इस ग्राफ में जो स्लोप है उसमें कमी आ गई है, यानी कि एंड में जाके जितनी गैस ने एडजार्ब होना था ना किसी एडजार्बेंट के ऊपर, वो तकरीबन एडजार्ब हो चुकी है। अब उसमें स्पेस नहीं है कि मजीद गैस को एडजार्ब कर सके। तो इसलिए प्रेशर बढ़ने के बावजूद एडजार्प्शन एंड पे जाके बढ़ती नहीं है, बल्कि वो कांस्टेंट हो जाती है। इसलिए वो पैरेलल होना शुरू कर देती है प्रेशर एक्सिस के। तो एंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह पे आके वो तकरीबन पैरेलल हो चुकी है। यहां से आगे फिर देखें, यहां से आगे ग्राफ पैरेलल हो गया है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये ग्राफिकली एक्सप्लेन किया गया। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को, अब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की ये जो इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसको प्रूव करेंगे ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए कि ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री में आपने जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे थे काइनेटिक्स का, तो उसमें हम फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सब की इक्वेशंस को एंड में हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाकर ग्राफ की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रीउंडलिच ने भी इस इक्वेशन को
एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्रूव किया और फिर उसको ग्राफ की शक्ल में ड्रॉ किया। तो कैसे उसने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इसकी मदद से बनाई? ये इक्वेशन तो अभी हमने पढ़ी है, डब्ल्यू ओवर एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। अब कहते हैं दोनों साइडों को लॉग से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई दी बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन विद द लॉग। और लॉग जाहिर है के के साथ भी लगेगा, पी के साथ भी लगेगा। तो के साथ अलग से लॉग लग गया, पी के साथ अलग से लॉग लग गया। और पी की जो पावर लॉग के साथ वैल्यू की जो भी पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, तो इसलिए ये 1/n हो गया। 1/n वाली इक्वेशन को उसने पहले लग कर लिया और लॉग के को बाद में लिख लिया। इस शक्ल में इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया गया है। कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 जो है, इट इज जस्ट लाइक द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप जानते हैं कौन सी होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखते हैं, कहते हैं कि इसमें y क्या है, m क्या है, x क्या है और c क्या है। तो सबसे पहले कहते हैं log w ओवर m जो है, इट करस्पॉन्ड्स टू y। ये y की जगह पे लिया गया है, ये इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड होती है y की जगह पे इस इक्वेशन में लिया गया log w ओवर m। log p को किसकी जगह पे लिया गया है? log p को लिया गया है x की जगह पे। और log k को लिया गया है 1/n की जगह पे। ये log k जो है, यहाँ पर log k correspond टू द इंटरसेप्ट, यानी कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में इंटरसेप्ट क्या होती है? c। वो इंटरसेप्ट आप अगर देखें ना, जहाँ पे ग्राफ जो है वो x या y एक्सिस को कट कर रहा होता है, उसे इंटरसेप्ट कहते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में ये देखिए, ये इंटरसेप्ट है। ये ये जो लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ पे ग्राफ टच कर रहे हैं, तो ये इंटरसेप्ट होती है log k। दिस इज log k इंटरसेप्ट। log k को इंटरसेप्ट यानी c लिया गया है। और इस इक्वेशन में 1/n क्या रह गया था? ये जो है 1/n, इसको स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन यानी कि m लिया गया है। 1/n इज m। इसे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और इस तरह से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का जो ग्राफ है, हमने जो फ्रेंडलिच की इक्वेशन है इसकी मदद से ड्रॉ कर ली है। और इसमें जो अभी हमने बात की है कि एक्स एक्सिस पे हमने log p ले लिया, वाई एक्सिस पे log w और m ले लिया। इंटरसेप्ट जहां पे ग्राफ इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको इंटरसेप्ट का नाम दिया, log k ले लिया। और इसकी जो स्लोप होती है उसको हम थीटा एंगल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। और स्लोप किसके बराबर है? जिसको अभी आपने देखा 1/n के बराबर है। इक्वेशन में मैंने अभी बताया कि 1/n जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में 1/n की जगह पे m होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया फ्रीओंडलिच की इक्वेशन को। और इसके साथ ये फ्रीओंडलिच का जो आइसोथर्म है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये कंप्लीट हो गया। आपने इस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को डिराइव करके इस ग्राफ तक आपने ड्रॉ करना है, इस टॉपिक को लिखना है। इसमें बता देना है कि log w और m क्या है, log k क्या है, log p क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप किसके बराबर था, यानी कि m जो था वो क्या था, जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में m होता है वो क्या है, 1/n। नेक्स्ट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लैंगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोटोप। ये किस बुनियाद पे बनाई गई है? बेसिक असम्पशन इसकी, यानी कि आप समझ लें इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो तीन फीचर्स हैं। नंबर 1,
गैस विच इज एब्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड हैज ए लेयर ऑफ वन मॉलिक्यूल थिकनेस। यानी लैंगमोयर के मुताबिक जो गैस सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो रही है वो सिर्फ वन लेयर थिकनेस होती है उसकी। यानी कि एक लेयर उसकी एड्जॉर्बेंट के साथ अटैच होती है और उसकी बैक साइड से आकर कोई मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच नहीं होते। यानी एक से ज्यादा लेयर्स नहीं बनेंगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, दिस यूनिमॉलिक्यूलर लेयर, यानी कि ये जो एक मॉलिक्यूल वाली लेयर बनी है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म लेयर होगी। यानी कि कहीं पे भी ऐसे नहीं होगा कि एक मॉलिक्यूल की बजाय मॉलिक्यूल जीरो हो गया है या मॉलिक्यूल डबल हो गया है। ये देखें, ये आपको ये लेयर नजर आ रही है, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एडजॉर्बेंट है। ये एड्सॉर्बेंट की नीचे लेयर है, ये ऊपर मॉलिक्यूल्स की लेयर है जो एड्सॉर्ब हो चुके हैं। ये ऊपर गैस है जिसके मॉलिक्यूल की हम एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं इस सॉलिड सरफेस पर, एड्सॉर्बेंट पर। और ये डबल एरो इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। अगर कुछ मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हो रहे हैं तो वो दोबारा से डीजॉर्ब भी हो रहे हैं, वो उतर कर भी जा रहे हैं। दो पॉइंट हो गए। अच्छा जी, तो तीसरा पॉइंट आगे हम इसकी बात कर रहे थे। सॉरी, खांसी आई थी मुझे बड़ी शदीद, तो गला साफ करने चला गया था मैं। अच्छा, ये तीसरा पॉइंट है, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ एडजॉर्ब्ड गैस विच आर एडजेसेंट टू ईच अदर। यानी कि गैस के जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं ना, उन मॉलिक्यूल की आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। यही बात मैंने आपको पहले बताई है कि मल्टी लेयर तब बनती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर तब बनती है जब एक लेयर मॉलिक्यूल की अगर एडजॉर्ब हो चुकी है ना, उसके पीछे एक और लेयर और उसके पीछे एक और लेयर लेयर आती चली जाए, तो इसकी रीजन ये होगी कि मॉलिक्यूल की आपस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बन रही हैं। तो इसलिए बहुत सी लेयर एडजॉर्ब हो सकती हैं। लेकिन लैंगमोयर के कॉन्सेप्ट के मुताबिक सिर्फ ऐसी गैसेस को एडजॉर्ब करवाया जाएगा जो कि सिर्फ सॉलिड सरफेस पे यूनी मॉलिक्यूलर लेयर बनाती हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर नहीं बनाती। आगे मजीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। नीचे आते हैं। कहते हैं Langmuir thinks that absorption of gas is due to the collisions of the gas molecule on the surface of solid। यानी कि लैंगमोयर के मुताबिक गैस के मॉलिक्यूल जब सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पे कोलाइड कर रहे हैं, इस वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन हो रही है। ड्यूरिंग दीज collisions all molecule are not absorbed but some of them are absorbed। यानी कि इन कोलिजन के दरमियान सारे के सारे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो जाते सॉलिड के ऊपर, बल्कि चंद मॉलिक्यूल, सम ऑफ देम आर एब्जॉर्ब्ड, और यू कैन से दैट दे आर evaporated। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये evaporate हो रहे हैं at the rate of the desorption, evaporated, sorry, they are evaporated at a given pressure and temperature at the stage reaches when rate of absorption become equal to rate of desorption। तो ये तो बात हम पहले पढ़ चुके हैं। स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है कि एक वक्त ऐसा ऐसा आता है कि जितने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो रहे हैं सॉलिड की सरफेस पर, उतने डिसॉर्ब भी हो रहे हैं, उतने मॉलिक्यूल उतर भी रहे हैं इसकी सरफेस से। तो ये इसी वजह से इक्विलिब्रियम उसी वक्त एस्टेब्लिश होगा ना, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन जो है वो बराबर हो जाए।
दिस स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसे स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब आगे आ जाते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ लैंगमोयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसने मैथमेटिकली कैसे इसको इक्वेशन को डिराइव किया है, तो पहले बात करता है, कहते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, कहते हैं सपोज दैट टोटल सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की जो टोटल सरफेस है, विच हैज टू एब्जॉर्ब द गैस इज यूनिटी, जिसने गैस को एब्जॉर्ब करवाना है वो टोटल सरफेस जो है वो वन है, यूनिटी है। एंड थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस कवर्ड बाय एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल। और टोटल सरफेस अगर वन है, यूनिटी है, और थीटा टोटल सरफेस का वो हिस्सा है, वो फ्रैक्शन है, वो पार्ट है जिसके ऊपर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे हैं, द फ्रैक्शन ऑफ द नेकेड सरफेस, यानी कि वो सरफेस की फ्रैक्शन जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होनी है। टोटल सरफेस तो होगी ना वन, यूनिटी, और जिस पे एब्जॉर्प्शन होनी है वो है थीटा। तो एब्जॉर्प्शन, वो फ्रैक्शन, वो पार्ट टोटल सरफेस का जिसके ऊपर एब्जॉर्प्शन होनी है वो है वन माइनस थीटा, यानी हम्म, अब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है वो थीटा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा के। यानी कि सरफेस जितनी ज्यादा होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होंगे, इसलिए वो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। यानी जितनी सरफेस ज्यादा होगी, फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस जितनी ज्यादा होगी उतना डिसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा, यानी कि रिवर्सल ऑफ एडजॉर्प्शन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, थीटा मैं एक दफा फिर बता दूं, थीटा क्या है। इट इज द, ऊपर देखिए ना, थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सरफेस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल, यानी कि टोटल सरफेस का वो पार्ट, वो फ्रैक्शन जिसके ऊपर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड है, जो कि एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल की वजह से कवर्ड है, जहां मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। और वो फ्रैक्शन जिस पे कोई मॉलिक्यूल नहीं लगे हुए, नेकेड सरफेस है ना, जिस पे मॉलिक्यूल नहीं लगे हुए, जिसको मॉलिक्यूल ने कवर नहीं किया हुआ, फ्रैक्शन ऑफ द नेकेड सरफेस कितनी है, वन माइनस थीटा। तो कहते हैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, तो डिसॉर्प्शन कितनी सरफेस से होनी है, जितना थीटा है जहां मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करके के डी कांस्टेंट आ गया। रेट ऑफ द कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ द डिसॉर्प्शन, के डी बता दिया कि ये रेट कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इसे रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना होगा, इज डायरेक्टली इक्वल टू वन माइनस थीटा। एडजॉर्प्शन का रेट क्या होगा, वो जो नेकेड सरफेस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी नेकेड सरफेस जितनी ज्यादा होगी उतने मॉलिक्यूल एडजॉर्ब उस नेकेड सरफेस के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि जिस सरफेस पे मॉलिक्यूल पहले लगे हुए हैं वहां पे मजीद मॉलिक्यूल तो नहीं लगेंगे। तो एड्जॉर्प्शन उतनी ही सरफेस पे होगी जो सरफेस नेकेड है, जहां मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। तो इसलिए उसको वन माइनस थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इट इज डायरेक्टली गोइंग टू वन माइनस थीटा इंटू पी, क्योंकि ये प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बात आप पहले से जानते हैं, जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। और फिर इधर भी प्रोपोर्शनलिटी के तौर पर जो कांस्टेंट आया वो है के ए, ऊपर डिसॉर्प्शन के लिए के डी था, इधर एडजॉर्प्शन के लिए के ए कांस्टेंट आया है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं, दो इक्वेशन आ गई हैं। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिसॉर्प्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये इक्वेशन जो हैं। तो कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, ये हमारे नॉलेज में है कि रेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम पर एडजॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का रेट बराबर होता है। तो के डी थीटा इज इक्वल टू के ए इंटू वन माइनस थीटा इंटू पी। ये हमारे पास लैंगमोयर की इक्वेशन आ गई है। और इसको फिर वो मल्टीप्लाई कर रहा है के ए को अंदर वन माइनस थीटा से, तो ये बन जाता है के ए इंटू
पी माइनस के ए, क्योंकि पहले उसने ना पी को अंदर थीटा से मल्टीप्लाई किया है। पी माइनस पी थीटा, पहले पी को अंदर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और ये क्या चाल मार रहा है, पी को अंदर मल्टीप्लाई किया है पहले, पी माइनस पी थीटा, पहले ये आया, फिर के को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है के पी, ठीक है। ये एक स्टेप यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा करना चाहिए। बेसिकली पहले आएगा के ए बाहर रहेगा, और इक्वेशन के अंदर हम अब ऐसे कर लेते हैं, पी को मल्टीप्लाई किया ना, तो ये बन जाएगा पी, क्योंकि पी को वन माइनस थीटा से मल्टीप्लाई किया ना, ये बन जाएगा पी माइनस पी थीटा, ये आएगा। अब P माइनस पी थीटा से के ए को मल्टीप्लाई करना है, तो ये फिर बन जाएगा के ए पी इंटू के ए पी क्यू, यानी कि पी थीटा, के ए पी थीटा, ये इक्वेशन तब बनेगी। तो ये एक स्टेप आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं यहाँ पे, P को पहले अंदर इससे मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा P माइनस पी थीटा, और P माइनस पी थीटा को फिर के ए से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा के ए पी माइनस के ए पी थीटा, ये आ गई इक्वेशन। अब नीचे उसने कैसे किया इस इक्वेशन को, कि ये जो माइनस के ए पी थीटा है, इसको दूसरी साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे ये प्लस हो गया, और इसमें से कांस्टेंट ले लिया है, क्यू को यानी थीटा को कांस्टेंट ले लिए, और अंदर आ गए के डी प्लस के ए पी इज इक्वल टू के ए पी, ये आ गया। अब थीटा की इक्वेशन डिराइव करनी है। थीटा क्या था वो ऊपर हमने पढ़ लिया है, डिजॉर्प्शन, सरफेस ऑन दी ऑन विच मॉलिक्यूल आर डिजॉर्ब्ड, जहां से वो सरफेस जहां से मॉलिक्यूल डिजॉर्ब हो सकते हैं। तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया गया है, ये सारा के डी प्लस के ए पी दूसरी साइड पे चला गया, तो ये इक्वेशन बन गई है। ये आ गया हमारे पास, कहता है डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड बाय द के डी। तो इक्वेशन को ऊपर से भी नीचे से भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड किया है के डी से। ज़ाहिर के डी से ऊपर भी के ए को के डी से मल्टीप्लाई कर दिया है, नीचे भी के डी ओवर के डी, के ए ओवर के डी, क्योंकि के ए के साथ पी है उसके नीचे भी के डी आ जाएगा, और इधर भी के ए पी ओवर के डी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब जो चीजें इसमें कैंसिल हो जाती हैं वो कैंसिल की जा चुकी हैं, सॉरी। अब यहाँ पे देखें, जो चीजें काट सकते हैं वो काट दें, यानी के डी से कट के इक्वेशन खत्म होगी, इधर वन रह गया, और इधर जो है के ए और के डी है, तो ये के ए से कट सकता है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। यार बार बार आगे पीछे हो जाते हैं, आप इसको कैंसिल करके देखें, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, के डॉट पी अवर वन प्लस के पी। इसको कहते हैं, रिमेंबर दैट के इज द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट्स। के जो है वो दो कांस्टेंट्स के दरमियान रेशो को कहा गया है, ठीक है। यानी के कहाँ से बना है, ये देखें, के और के डी को, इस रेशो को के का नाम दिया है, इधर भी के और के डी है, इसको भी के का नाम दिया है, ये के पी बन गया है, इधर भी के पी बन गया है, और ये वन बन गया है। अब देख लें, ऊपर भी के पी नीचे भी के पी प्लस वन, ये इक्वेशन आ गई है। और इसमें कहता है के इज द सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसे एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट भी कहते हैं। ग्रेटर द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, ग्रेटर द एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, यानी कि जितना
रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, इतना ही एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट यानी के भी ज्यादा होगा। तो यहाँ तक ये इक्वेशन आप कर सकते हैं, लैंगमोयर की इक्वेशन है। आगे मैं मजीद इसमें कुछ नहीं करवाता, आगे जरूरत नहीं है इसकी। ये आप इक्वेशन को यहीं तक करें लैंगमोयर को। ठीक है, दैट्स ऑल। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको प्रिपेयर करें, अल्लाह खैर करे, कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे नया चैप्टर जो है। कल क्लास होगी, कॉलेज आने सब ने। कल ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, कॉलेज में इंशाल्लाह क्लास होगी।